सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कितने टाइप के एरर्स होते हैं। राइट, जैसे मैंने तुम लोगों को अभी जो एग्जांपल दिया था कि पहले तो ये पता चले कि एरर है कि नहीं है, तो उसके लिए ट्रू वैल्यू जानना जरूरी है, जो सही वैल्यू है। और एग्जांपल दिया था घड़ी का कि अगर दूरदर्शन की घड़ी में 9.48 9:48 शो कर रहा है, 9:48 और साक्षी को लग रहा है 9.49 और तुम लोगों को लग रहा है 9.50, तो दोनों की एरर है। साक्षी का भी एरर, तुम्हारा भी एरर है। और दोनों की मात्रा अलग अलग होगी, क्वांटिटी मतलब वैल्यू ऑफ एरर। अगर 9.48 टाइम था और साक्षी बता रही थी 9.49, तो वो हो गया एरर कितना हुआ। तो 9.49 माइनस 9.48 इक्वल टू 0.01 सेकेंड, अरे मिनट, मिनट का एरर रहा। 0.01 मिनट एरर, मिनट का एरर साक्षी वाले केस में रहा। कितना एरर? प्लस एरर, क्योंकि ज्यादा बताया। अगर सुजीत ने कहा 9.50, तो सुजीत का एरर कितना रहा? 9.50 माइनस 9.48.02 मिनट प्लस 0.02 मिनट एरर रहा। ठीक है। अगर किसी ने तुम लोगों में से उत्कर्ष ने कह दिया 9.47, तो उसका एरर कितना रहा? माइनस 0.01 मिनट। तो एरर ज्यादा ज्यादा की तरफ भी बोल सकते हो गलती, और कम की तरफ भी बोल सकते हो। तो ये खैर ये एग्जांपल दिया था। अब हम एक एक एरर को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो एरर है, ये देखो, पहला जो है वो है कांस्टेंट एरर। कितने तरह के एरर हो सकते हैं? जो कांस्टेंट एरर है, एक मिनट जरा मैं पेन इसका ऑन कर लूं। हाँ, या तो जो कांस्टेंट एरर है वो क्या है? जब कोई चीज तुम लोग ऑब्जर्व करते हो और वो बार बार वही एरर दिखे। जैसे उदाहरण के लिए कि एक कोई स्केल नापना है और उस स्केल को तुम लोग नाप रहे हो। ठीक है। अब सभी ठीक से नाप रहे हैं, लेकिन बार बार वो, मान लो वो स्केल तो है 9 सेंटीमीटर की और नाप रहे हो तुम 8 सेंटीमीटर। हालांकि एग्जाम्पल दूसरा लिखा हुआ है किताब में, तो डोंट वरी, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। 9 सेंटीमीटर है ट्रू वैल्यू, और हर कोई नाप रहा है 8 सेंटीमीटर। सुजीत, साक्षी, उत्कर्ष, शिवांश, स्वप्निल, सारे नाप रहे हैं, आदर्श, सभी नाप रहे हैं 9 सेंटीमीटर, है वो 8 सेंटीमीटर। तो अ, ये जो है एरर है तो है, और एरर प्लस साइड में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एरर कैसा है? अब कई तरह के डाउट होंगे कि क्या सभी लोग गलत नाप रहे हैं? ऐसा होना संभव नहीं होता। तो लेकिन अगर सभी लोग गलत नाप रहे हैं, तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि जो स्केल है वही खुद ही गलत हो। जैसे तुम्हारी घड़ी कई बार स्लो हो जाती है, तो उसमें हम तुमको दोष क्यों दें? घड़ी का ही दोष है। तो इंस्ट्रूमेंट का भी दोष हो सकता है, तो स्केल का दोष भी हो सकता है। तो सभी अगर वही नापे, वही वैल्यू, तो वो एरर जो है वो कहलाएगी कांस्टेंट एरर। समझ में आ गया? ठीक है। हेलो। हाँ, सो यही डिफिनीशन यहाँ भी लिखी हुई है। और चाहो तो अगर किसी को एग्जाम्पल देना हो तो जैसा मैंने दिया उसको ध्यान से लिखे, या यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। मतलब अगर वर्नियर कैलिपर्स से एक सिलेंडर का लंबाई नापा जाए। अब तुम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स का, जिसने भी यूट्यूब लोड पर से लोड किया उसे समझा भी होगा। नापा जाए और उसमें फॉल्टी स्केल बनी हुई हो, गलत स्केल बना हुआ हो, तो क्या होगा कि सिलेंडर का जो लेंथ है वो हमेशा अ, अपने एक्चुअल लेंथ से गलत नापेगा, हमेशा नापेगा। तो ऐसे एरर को कांस्टेंट एरर कहते हैं। और इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? ऐसा जो एरर है इसको ठीक कैसे करेंगे? बताओ, उदाहरण दे सकते हो कैसे ठीक करेंगे? मान लो जैसे स्केल का एग्जांपल दिया था।
कि 8 सेंटीमीटर का था और 9 सेंटीमीटर हर कोई नाप रहा था, तो क्या करोगे कि एरर हट जाए या कम हो जाए? क्या करोगे? राइट। सो कांस्टेंट एरर को क्या का जो था, उसको कम करने का तरीका जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि या तो नया मेथड यूज करें या नया इंस्ट्रूमेंट यूज करें, लेकिन केवल नया इंस्ट्रूमेंट यूज करने से नहीं होगा। तो क्या तरीका है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें, पहले ये चेक कर लें कि वो इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है कि नहीं। सर्टिफिकेट मिलता है उसका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेट किया हुआ है, कैलिब्रेटेड किया हुआ है। मतलब उसको एक संस्था है, स्टैंडर्ड्स, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स है, और वो हर राज्य में उनकी शाखाएं होती हैं। वो लोग चेक करके बताते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं है। अगर ये पता कर लेंगे तो क्या होगा कि एक जो गलती होने की संभावना थी इंस्ट्रूमेंट की, वो खत्म हो जाएगी। इस तरह के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। मतलब इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है कि नहीं है ये जानने के लिए इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, उसको कैलिब्रेट करवाते हैं। और तुम लोग कभी नेट में पढ़ोगे अगर गूगल पे, तो इस पर तुमको सारी सूचना ही मिल जाएगी। ये जितने तराजू वगैरह तौलते हैं ना, बाजार में, दुकान में तुम लोग जाते हो तौलते हैं, तो कई बार इंस्पेक्टर आते हैं चेक करने के लिए कि उनका बाट सही है कि नहीं है। आई थिंक तुम लोगों ने भी देखा होगा, ऐसी कोई घटना देखी है तुम लोगों ने? ये ये जो सारी अभी बातें डिस्कस हुई, ये कांस्टेंट एरर के डेफिनेशन को लेकर के हुई, और उन कांस्टेंट एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि या तो हम मेथड चेंज करें या इंस्ट्रूमेंट चेंज करें, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करवा करके। इंस्ट्रूमेंट की एरर को ठीक कैसे कर सकते हैं? कैलिब्रेशन करके, ठीक है। तो ये तरीका होगा। तो ये तो पहला एक एरर था। अब दूसरा एरर किस तरह का हो सकता है? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर का मतलब हुआ कि ऐसा एरर जो कि हमेशा वैसा ही आए और सिस्टम के थ्रू आए, मतलब जो मेथोडिकल, बार बार उसी तरह का एरर आ रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने जो ऊपर जो डिस्कस किया कांस्टेंट एरर, और उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट एक रीजन है, तो फिर वो क्या एरर हुआ, किस तरह का एरर हुआ? वो सिस्टमेटिक एरर हुआ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उसमें कारण बन गया। ठीक है। यहाँ पर देखो सिस्टमेटिक एरर्स का डेफिनेशन क्या दे रहा है कि नेचर एंड साइन ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर ऑलवेज सेम। मतलब इसमें किस तरह की गलती है, एक तो ये, मतलब कांस्टेंट है कि नहीं है, एक तो ये, और साइन मतलब ज्यादा पढ़ रहा है या कम पढ़ रहा है, प्लस या माइनस, ये दोनों अगर सेम हो, तो बार बार सेम हो, तो ऐसे एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। ठीक है। ओके। और ये कई तरीके से ठीक करना पड़ेगा, मतलब पहले समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। किन किन कारणों से हो सकता है सिस्टमेटिक एरर्स? नंबर वन, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो, इफ देर आर फॉल्ट्स बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, देन द सिस्टमेटिक एरर्स आर बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं। हाँ। और आ, इस एरर को ठीक भी किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके, या इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर आ रहा है ये पहचान करके, आइडेंटिफाई करके, और उतना लिख लिया कहीं। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने 1 किलो का बाट का उदाहरण दिया था कि हमेशा अगर आपको ये पता चल चुका है कि 950 ग्राम ही वो नापता है, तो आप जब भी किसी को सामान वो देंगे, तो आप 950 ग्राम मान के दीजिए, तो फिर उसका दाम कम लगेगा, तो आपका एरर भी ठीक हो गया। या उसमें 50 ग्राम ऐड कर दीजिए, तो आपका एरर कम हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट का एरर को ठीक करने का तरीका है इंस्ट्रूमेंट को बदल करके, या इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है उसको जीरो करके, बैलेंस करके। समझ में आ गया?
अब इंस्ट्रूमेंट के एरर के बाद दूसरा एरर, सिस्टमेटिक एरर कैसा हो सकता है? पर्सनल एरर। जैसे जो हम लोगों ने अभी कांस्टेंट एरर डिस्कस किया था कि कांस्टेंट तो है, लगातार वैसा ही एरर हो रहा है, तो एक गलती इंस्ट्रूमेंट की थी, वो समझ में आ गया। दूसरा एरर ये भी हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको गलत तरीके से नाप रहे हों, राइट? तो गलत तरीके से नाप रहे हैं तो उसको ठीक तरीके से नापना होगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, वो ठीक तरीके से नापने में भी दो तरीके का एरर होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे पहले पढ़ लेते हैं। पर्सनल एरर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक, वो तो समझ में आ गया तुम्हें, है ना? बट डिपेंड अपॉन एबिलिटी ऑफ द पर्सन, मतलब पर्सन की योग्यता पर। योग्यता का मतलब यहाँ है कि जो आदमी नाप रहा है वो हो सकता है उसकी आंख कमजोर हो, या हो सकता है वो उसको ठीक से नापना ना जान आता हो। जैसे वर्नियर कैलिपर्स कई लोगों को यूज करना नहीं आता, स्क्रू गेज नहीं आता यूज करना, या आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो यूज करना नहीं आया, तो वो उसकी एबिलिटी हो गई, ठीक। या यूज करने का तरीका, और ये सब सारे बच्चे एक साथ वो गलती कर सकते हैं। या केयरफुलनेस या सावधानी, कोई भी कारण हो सकता है पर्सनल एरर में, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर गलत ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और बार बार उसी को करते जा रहे हो, तो वो सिस्टमेटिक तो हो गया क्योंकि बार बार वही एरर आ रहा है, लेकिन है आपकी गलतियों के कारण। और ये हम लोग खूब देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी रुको, मैं इसको जरा एक बार। सो पर्सनल एरर्स आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो पर्सन की अपनी एबिलिटी पर या मेथड ऑफ यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट या केयरफुलनेस पर डिपेंड करे, वो पर्सनल एरर्स हैं। और इस उसका ये ठीक किया जा सकता है कैसे? तो जो पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है, उस मेजरमेंट को ले रहा है, उसको ट्रेन करके उसके तरीके में बदलाव करके ये ठीक किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, नो प्रॉब्लम, बट पर्सनल एरर समझ में आ गया होगा। सो सिस्टमेटिक एरर्स जो हमने बताया वो क्या क्या किस किस कारणों से हुए? एक तो इंस्ट्रूमेंट के कारण, दूसरा पर्सनल एरर के कारण हुए, और क्या रीजंस हैं? तीसरा रीजन है एक्सटर्नल रीजंस, बाहरी कारणों से। मतलब इंस्ट्रूमेंट तो बेचारा सही है, जो पर्सन मेजर कर रहा है वो भी सही तरीके से मेजर कर रहा है, फिर भी गलतियां कैसी होंगी? तो एक्सटर्नल रीजन से। एक्सटर्नल रीजन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे तुम्हारे तुम एग्जाम्पल के लिए तुम अभी जो टेस्ट ट्यूब दिखाया, उस टेस्ट ट्यूब में अ, जैसे पानी नाप रहे हैं और तुम एकदम करेक्ट हाइट पे से उसको पानी के लेवल को नाप रहे हो, लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई है और पानी का जो भाप है, पानी की जो बूंदें हैं वो जमा हो गई है दीवालों पे। तो जब दीवालों पे जमा हो गई हैं, तो अब क्या हुआ कि तुम जो देख रहे थे लेवल, उस देखने में थोड़ी गड़बड़ी आएगी, क्योंकि जो जो स्केल है उस पे दीवार पानी की बूंदें जमा हो गई है या भाप जमा हो गया है, तो धुंधला हो गया। तो धुंधला हो गया तो तुम्हें दिखाने देखने में दिक्कत आई। तो देखने में दिक्कत आई तो ये रीजन क्या रहा? तुम्हारी तो गलती नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट भी गलत नहीं है, लेकिन ये एक्सटर्नल रीजंस है, मौसम के कारण, ठीक है। या अचानक टेम्परेचर कोई राइज हो गया, या तुम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा होगा एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन वगैरह, याद है? सो वो एक्सपेंशन के कारण स्केल में कोई चेंज आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं, या प्रेशर में चेंज आ गया, हाँ? अचानक प्रेशर बढ़ गया, पानी का लेवल तुम नाप रहे थे, अचानक नीचे से कोई पानी ऊपर बढ़ा दिया गया, या ऊपर से पानी गिर गया कहीं से, जो तुम्हारा रीजन गलती नहीं थी। तो ये जो रीजंस हैं वो एक्सटर्नल रीजंस हैं। सो आइदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, या हवा के दबाव में बढ़ने के कारण, सो ये एक्सटर्नल रीजंस होंगे, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं वो किस किस कारणों से हैं? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू पर्सनल एरर्स, और ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस, राइट।
और कौन से सिस्टमेटिक एरर्स होंगे, रीजंस हो सकते हैं सिस्टमेटिक एरर के? रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स जो है, रैंडम का मतलब ही होता है रैंडम। रैंडम का मतलब अचानक, मतलब जब जिसका रीजन पता न चल पा रहा हो। हाँ, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, मेजर करने वाला भी सही है। हाँ, ठीक है, मौसम भी सही है, एक्सटर्नल रीजंस भी सही है, फिर भी क्यों होगा? क्योंकि ऐसे एरर जिसका तुम्हें ज्ञान ना हो, ऑब्जर्वर को पता ना हो, ऐसे एरर्स, जैसे उदाहरण के लिए तुम नाप रहे हो पानी का लेवल, लेकिन उसमें अचानक फ्लक्चुएशन आ गया, हिल गया, टेबल जिस पे रखा हुआ था कैपिलरी, वो हिल गई। ठीक है, तो वो हिल गई, तो वो जो एरर हुआ वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, तो ये रैंडम एरर्स है। या जो तुम्हारे पास करंट नापते हो और तुम कई बार देखते हो करंट फ्लक्चुएट होता है मीटर में, या स्पीड में शुरू में जब गाड़ी चला स्टार्ट करते हो तो उस समय वो जो निडल है स्पीड वाली, ये फ्लक्चुएट करती है, या जब गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो तो उस समय वो फ्लक्चुएट भी करती है कई बार। हाँ? चाहे वो सड़क पे गड्ढे के कारण हो, या गियर बदलते समय वो इंजन जो है वाइब्रेट करे उसके कारण हो, उस समय तुम रीडिंग ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। ये जो एरर्स हैं ये रैंडम एरर्स हैं, जिसपे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। सो रैंडम एरर क्या होगा, इसको रीडिंग भी कर लेते हैं। रैंडम एरर्स arise ड्यू टू सडन चेंज इन कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। रैंडम एरर्स आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के कंट्रोल के बाहर होता है उस तरह का एरर, और ये ऑब्जर्वर उस एरर के बारे में अवेयर भी नहीं होता। ठीक है, तो जब इस तरह के एरर्स हो तो इनको कैसे ठीक करें? देखो, हम लोगों ने हर तरह के एरर को ठीक करने के लिए रास्ते बताए। जैसे सिस्टमेटिक एरर्स में इंस्ट्रूमेंट के कारण था तो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाए, ये बताया। पर्सनल एरर था तो उसमें जो है पर्सन को ट्रेनिंग दे करके, ठीक है, वो उस एरर को ऑब्जर्वेशन करने के तरीके में बदलाव ला करके उसको ठीक कराया। एक्सटर्नल रीजंस थे तो उनमें वो जो प्रेशर, बाहर के जो टेम्परेचर वगैरह है उनको ठीक करके वो एरर को कम किया। रैंडम एरर को कैसे ठीक करें? तो रैंडम एरर को ठीक करने का तरीका ये है कि बार बार मेजर करें, 10 बार मेजर करें और फिर उसका एवरेज लें, तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे मान लो तुम सड़क पे चला रहे हो, गड्ढा आया, ठीक है, बदल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद गड्ढा खत्म भी तो होगा। कुछ ऐसे मौके भी तो आएंगे जहां सड़क पे कोई गड्ढा नहीं है, तो दो दो रीडिंग मिल गई। ऐसे 8-10 रीडिंग अलग अलग जगह पर लोगे तो जो उसका एवरेज होगा, वो उसका औसत, वो उसको ठीक किया जा सकता है, राइट? तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है कि रैंडम एरर्स, इसे ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन आया कि हाउ रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, ये क्वेश्चन बल्कि लिख भी लो, रैंडम एरर को कैसे कम किया जा सकता है, मैं भी लिख रहा हूँ, हाउ रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। सो इसका उत्तर आपको यहाँ भी लिखा हुआ है, आप समझ भी लेना कि the random errors can be minimized by taking the arithmetic mean of a large number of readings of the same quantity। मतलब जिस चीज को तुम मेजर कर रहे हो उसी को बार बार मेजर करके 10 रीडिंग, 5 रीडिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस ले करके उसका अरिथमेटिक मीन लिया, ठीक है, उसका एवरेज आउट ले लिया, तो उसका जो फिर उससे एरर कम हो जाएगी। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन क्या होगा उस तरह के एरर में, ए बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, जितनी बार किया, मान लो 10 बार किया तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 अप टू 10 डिवाइडेड बाई 10। अगर 3 बार लेना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 3। तो वो जो निकला वो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन निकला। अभी हम ये नहीं कह सकते कि एरर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ, रैंडम एरर के कारण जो एरर हो रहा था, जो एरर रैंडम हो रहे थे, एटलीस्ट उनको हमने रूल आउट कर दिया, उनकी संभावना कम कर दी। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
सो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि कितने तरह के एरर हैं। कांस्टेंट एरर एक, और वो किस कारणों से होगा ये भी डिस्कस कर लिया था हमने कि या तो ऑब्जर्वेशन के कारण या इंस्ट्रूमेंट के कारण, दोनों कारण। दूसरा सिस्टमेटिक एरर, जो बार बार आए, राइट, और किस कारण से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के कारण भी हो सकता है, पर्सनल एरर कारण भी हो सकता है, एक्सटर्नल रीजन के कारण भी हो सकता है, रैंडम एरर कारण भी हो सकता है, राइट। और हर रीजन, हर जो कारण थे उनको कैसे ठीक किया जाए ये भी हमने यहाँ डिस्कस किया। फाइनली आया कि एक और एरर होता है ऑब्सोल्यूट एरर, जो इन कारणों के कारण भी होगा, हम उसकी कैटेगरी बना रहे हैं। तो ऑब्सोल्यूट एरर क्या होगा कि अगर आपको ट्रू वैल्यू पहले से पता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में ही, ट्रू वैल्यू पता है और इनसे जो मेजर किया वो वैल्यू पता है, तो एरर पता लग जाएगी कि ऑब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? सो अब फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये पेन जो है वो 6 सेंटीमीटर लंबा है, राइट, और हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला वो निकाला 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या हुआ, तो एब्सोल्यूट एरर 0.1, ट्रू वैल्यू जो है वो कितना है 6, तो 0.1/6 इंटू 100। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रुको मैं इसको जस्ट करके दिखा भी दूं कि अगर ये ऐसा है तो क्या होगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 6, ये तो हो गया रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर हो गया। ठीक है, अब इसका परसेंटेज एरर कितना क्या होगा, तो इनटू हमने इसको 100 कर दिया, इनटू 100 कर दिया, तो 100 किया तो कितना हो गया, ये 0.1 था तो एक कट गया तो 10/6, एक तो 10/6 हुआ परसेंटेज एरर। तो 10/6 का मतलब हुआ 616 और 40 13, तो 13% अप्रोक्सीमेटली हुआ ये। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। हाँ ठीक है, सो परसेंटेज एरर हुआ 13% और रिलेटिव एरर कितना हुआ 0.1/6, ये रिलेटिव एरर हुआ। सो ये हम लोग रिलेटिव एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही डिस्कस करते हैं और कल जो हम लोगों की जो एस्टिमेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। आज मैंने जस्ट छोटा सा एग्जांपल लास्ट में दे दिया है। ठीक है, ओके।